इस बार होगी बात कि कैसे बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं ये साइबर अपराधी और लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर कैसे बन रहे हैं इनका मुद्दा। अनजान व्यक्ति आपका अकाउंट क्यों लेना चाहता है, आपको पैसे क्यों देना चाहता है? कल जाके आपके अकाउंट का मिसयूज होगा तो पुलिस आप तक पहुंचेगी, उस तक नहीं पहुंचेगी। जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, फ्रीज इमीडिएटली लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा वापस आ सकता है। नमस्कार, हम हाजिर हैं लेकर आपकी साइबर सुरक्षा का वीकली डोज साइबर अलर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हम आम तौर पर ये तो कहते हैं कि क्यों नहीं रोके जा रहे ये साइबर अपराध। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइबर अपराध के उस पहलू की जिस पर हम और आप ही अंकुश लगा सकते हैं, जिससे साइबर अपराध की कमर टूट सकती है। कि कैसे बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं ये साइबर अपराधी और इसके लिए कैसे विदेशों में मौजूद अपराधी खुलेआम चला रहे हैं एक पूरा व्यवस्थित मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क और लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर कैसे बन रहे हैं इनका मुद्दा। साइबर अपराध करने के लिए ये अपराधी तैयार करते हैं फेक वेबसाइट्स, ऐप आदि, जिसके माध्यम से ये करते हैं अलग अलग स्कैम्स। लक्ष्य होता है आपका पैसा हथियाना, जिसके लिए चाहिए होते हैं बैंक अकाउंट्स। पैसा आपके खाते से किसी खाते में तो जाएगा ना। आज इसी पूरी व्यवस्था को खोलेंगे आपके सामने परत दर परत। इन साइबर अपराधियों के लिए आपके पैसे हासिल करने के कई तरीके होते हैं। फ्रॉड के अनुसार पैसा लेने का तरीका भी बदल जाता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भी यूज करते हैं, तो UPI भी यूज कर लेते हैं जहां ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। लेकिन अगर कई लाखों करोड़ों का फ्रॉड हो तो RTGS भी यूज करते हैं। लेकिन इन्हें चाहिए होते हैं बैंक खाते, क्योंकि अपने नाम के खातों में तो पैसे मंगा नहीं सकते और इन बैंक खातों के लिए पूरी चेन बनाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस दी जा रही है। बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स चाहिए होते हैं। वो लोग भी चाहिए होते हैं जो इस पैसे को एनकैश करा सके, जैसे क्रिप्टो में बदल सके। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एंड टू एंड प्रोसेस। कैसे चलता है ये गोरख धंधा, जरा देखिए। टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से भारतीय बैंकों के म्यूल अकाउंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इन खातों को गैर कानूनी पेमेंट गेटवेज के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये गैर कानूनी पेमेंट गेटवेज स्कैमर्स को मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस प्रदान करते हैं। इनमें धोखाधड़ी से प्राप्त पैसों को तुरंत रियल टाइम में उन खातों में जमा कराया जाता है जो धोखेबाजों के नियंत्रण में होते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए टेलीग्राम का ये ग्रुप, जहां की जा रही हैं पोस्ट्स और दिए जा रहे हैं विज्ञापन भी, या इलीगल पेमेंट गेटवेज दिख रहे हैं। इनमें से एक है क्लाउड पे ग्रुप, जहां 1200 से अधिक मेंबर्स हैं, जहां ये मांग रहे हैं इस तरह के बैंक अकाउंट्स। लिमिट भी दी गई है। कॉर्पोरेट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट 10 खाते दोगे तो मिलेगा बोनस भी। यहाँ इलीगल पेमेंट गेटवेज भी काम कर रहे हैं जो अधिकतर चीनी लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए USDT भी मांगे जा रहे हैं। इसे आपको बता दें कि USDT एक स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी है जो US डॉलर से जुड़ी होती है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, लेकिन USDT इसे डॉलर के विकल्प की तरह ही प्रयोग किया जाता है और देशों के बीच तेजी से पैसा भेजने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जो स्कैमर्स के लिए जाहिर है बहुत मुफीद होता है। ये शार्क पेमेंट गेटवे देखिए, डेली वॉल्यूम 50 लाख से 5 करोड़। इंडियन बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, रिटेल या फिर कॉर्पोरेट। 3000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं इनके। इसी तरह ये डॉक्टर पे, जहां 12000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं इनके पास, जो दिखाता है कि कितने व्यापक स्तर पर साइबर क्राइम्स में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। शार्क पेमेंट के एक लिंक पर क्लिक कर आप पहुंचते हैं इस अकाउंट पर और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है ये फर्जी है। दरअसल ये जो कोड दिया गया है किसी देश का असली नंबर नहीं है। नीचे लिंक के साथ दिया गया नंबर +852 यानी हांगकांग का है, मतलब चीनियों द्वारा संचालित। जैसे ये किरिन पेमेंट गेटवे 15,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स दिखा रहा है ये, और ये होक्स पे। इस तरह के पेमेंट गेटवेज में भी
1000 से अधिक म्यूल खाते जुड़े होते हैं और इस तरह के कितने ही पेमेंट गेटवेज अवैध चल रहे हैं। यहाँ पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज जो काम कर रहे हैं, ये साइबर अपराधियों के लिए एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस दे रहे हैं। इसे यूं समझिए जैसे किरिन पेमेंट गेटवे कहता है कि तुम वेबसाइट खोलो, एपीआई मुझसे लो। यानी ये स्कैमर को कोड देता है जिससे उसकी वेबसाइट सीधे किरिन के पेमेंट सिस्टम से जुड़कर काम करती है और यही पेमेंट सिस्टम म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करती है। ये है मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस। ये गेटवे या पेमेंट एग्रीगेटर्स हजारों म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं। ये स्कैमर से कमीशन लेकर पूरी व्यवस्था देते हैं। खातों की कई लेयर्स से होकर आपका पैसा घुमाया जाता है ताकि पकड़ा ना जा सके और फिर अंत में स्कैमर के खाते में ही चला जाता है और यूएसडीटी जैसी क्रिप्टो के माध्यम से देश से बाहर ले जाया जाता है। अधिकतर इलीगल पेमेंट गेटवेज अमेज़न क्लाउड सर्वर या फिर अलीबाबा क्लाउड सर्वर जैसे क्लाउड सर्वर्स पर होते हैं जो क्लाउडफेयर सीडीएन सर्विस से प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी ये इन गेटवेज की पहचान को छुपा देते हैं तो इनका आईपी एड्रेस आप देख नहीं सकते। यही नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी म्यूल अकाउंट्स के लिए खुलकर पोस्ट या विज्ञापन दिखते रहते हैं जिन्हें लगातार हटवाया जाता है, लेकिन ये फिर से आते रहते हैं। ये ऐसे काम करता है कि आप इन्हें अपना खाता देते हैं तो इन्हें आपके खाते से ट्रांजैक्शंस के लिए ओटीपीज चाहिए होते हैं, तो ये आपके फोन पर एसएमएस फॉरवर्ड जैसी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं जिससे आपके एसएमएस रियल टाइम में इनके डैशबोर्ड पर दिखते हैं। आपके फोन नंबर पर यूपीआई आईडी जनरेट कर उसे यूज करके भी पैसा रिसीव करते हैं। आप गौर करें कि हम आप इस पूरी तस्वीर में कहां हैं। हम या तो पीड़ित हैं जिनकी मेहनत की कमाई ये लूट रहे हैं, या फिर इस खेल में हम इनके मोहरे हैं जो मात्र कुछ 100,000 रुपए के लिए अपने खाते इन्हें देकर करोड़ों की घोटालेबाजी का रुपया इधर से उधर कराने में मदद कर रहे हैं। और फिर हम ही सवाल पूछ रहे हैं कि साइबर अपराध रोके क्यों नहीं जा रहे। आरबीआई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट समय समय पर रेड फ्लैग इशू करते रहते हैं। I4C का साइबर फ्रॉड कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड रिस्पांस सिस्टम भी म्यूल अकाउंट्स का रियल टाइम अलर्ट देता रहता है जिसके आधार पर एक्शन भी लगातार लिया जाता रहता है। ये कहानी आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। सुन, तू अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के बाकी उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। अरे फंसेंगे आप भाई साहब। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं। देखिए सावधान रहिए। कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए फंस गए ना। याद रहेगी आपकी राय। अरे तो इसी बात पे हो जाए एक कटिंग चाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट जिसमें हम बात कर रहे थे म्यूल अकाउंट्स की कि कैसे हम और आप में से ही कितने लोग हैं जो अपने बैंक खातों को इन साइबर अपराधियों को या तो किराए पे दे देते या फिर उन्हें बेच डालते हैं। म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से किस स्तर पर काम हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि सीबीआई ने एक जांच में पाया कि एक म्यूल अकाउंट में एक दिन में 3 करोड़ 81 लाख रुपए अलग अलग पीड़ितों के खातों से आए, जिसे पहली लेयर में 100 से अधिक खातों में इस खाते से ट्रांसफर कर दिया गया, जहां से कई लेयर्स में हजारों खातों में ट्रांसफर करने के बाद ये अपराधियों के खातों में पहुंचा। यहां आपको बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर आपको जो भी कुछ दिखता है वो सब सही नहीं होता। धोखे के दरवाजे भी यहीं पर खुल रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रतिदिन हजारों इस तरह के विज्ञापन या पोस्ट लगातार हटवाई जाती हैं। एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल उनसे भी पूछना जरूरी है जो अपने बैंक खाते उधार दे देते हैं या फिर बेच देते हैं। साइबर क्राइम हो पा रहे हैं तो यही असली गुनहगार हैं
और जो म्यूल खाता धारक है वो ये भी जान ले कि अपराध का पैसा यदि आपके नाम पर चल रहे खाते में आता है तो अपराधी आप भी हैं। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था। आपके खाते से हो रहे हर लेन देन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पॉडकास्ट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की डायरेक्टर वसु तोरसेकर। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, ओटीपी चोरी, एआई यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। साइबर क्राइम्स की बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था के थ्रू ही सारा पैसा जाता है। ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था ज्यादा सेफ रहे और आम जन इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के हत्थे उनकी मेहनत की कमाई लुट ना सके। बात करने के लिए आज पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर वसु तोरसेकर जी। वसु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। वसु जी, पहला सवाल, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो फुल प्रूफ हो, पैसा ही साइबर अपराधियों के हाथ ना लग सके, तो ऐसा क्यों नहीं हम कर पा रहे कि ये जो पैसा घूमता है हमारी बैंकिंग व्यवस्था में, इसमें साइबर अपराधियों का पैसा हम रोक सके, कंट्रोल कर सके? देखिए, ये जो पैसा अकाउंट्स में घूम रहा है, ये अकाउंट्स साइबर अपराधियों के नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अकाउंट्स जिनके हैं वो आम जनता है, जिनको फूल किया जाता है ये अकाउंट्स बेचने के लिए या टेम्पररी रेंटिंग के लिए। तो ये अकाउंट होल्डर्स जो हैं ये अकाउंट्स इजीली ओपन कर पा रहे हैं, और जब ये अकाउंट बेचते हैं या रेंट करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि ये अकाउंट, ये जो प्रोसेस है रेंटिंग की या उनको सेल करने की, ये गलत है, मॉरली गलत है और लीगली गलत है, ये उनको पता नहीं होता। आपने भी एक बात कही कि अकाउंट्स बहुत आसानी से ओपन हो पा रहे हैं, क्या ये भी एक कारण है कि हर कोई अपने अकाउंट्स खोल पा रहा है? ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, इसमें फंडामेंटली कुछ भी गलत नहीं है। बस ये है कि एक जैसे अकाउंट ओपन हो गया तो उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे इस्तेमाल करना है, इससे रिलेटेड एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। फ्रॉड्स होते हुए दिख रहे हैं, शायद हमें थोड़ा सा उस पर जोर देना पड़ेगा कि पब्लिक एजुकेशन कराना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि एक अकाउंट ओपन करना इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबली यूज करना ये भी आपका काम है। लेकिन वसु जी, बहुत से ऐसे क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स जैसे डिजिटल अरेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि रिटायर्ड लोग हैं, उनका पैसा भी बहुत बड़े स्तर पर उनके हाथ से लूट लिया जाता है, और वो तो खुद बैंक जाकर पैसा देते हैं, इनके खातों में डालते हैं। क्यों नहीं बैंक का स्टाफ इतना एक्टिव होता कि जो नहीं आते हैं बैंक में, बच्चों के साथ आते हैं, वो अकेले आके 50-50 लाख के एफडीज तोड़वा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। ये सेंसिटाइजेशन क्या हम दे पा रहे हैं बैंक? आज मेरा अकाउंट है, उसमें जाके मैं एफडी तोड़वाना चाहती हूँ। अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन में कोई मुझे पूछे कि आप ये एफडी क्यों तोड़वा रहे हो, तो मैं उसको इंटरफेरेंस मानूंगी। मुझे लगेगा कि ये क्या इंट्रूजन है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरा अकाउंट है। दूसरी बात ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो ये एफडीज तोड़वा रहे हैं, आई थिंक, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो बैंक्स ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि शायद इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, तो बैंक्स एफडी तोड़वाने के समय तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब ये पैसे ट्रांसफर होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, और बैंक्स का ये कहना है, जो मैं समझ भी सकती हूँ, कि ये सारे ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिकेटेड हैं, मतलब मर्जी से किए जा रहे हैं। बस बात ये है कि जब किए जा रहे हैं तब उन्हें पता नहीं होता कि उनके अगेंस्ट कोई फ्रॉड हो रहा है या सोशल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। आज जैसे है कई बार कस्टमर्स ये भी बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कि इतना इंटरफियरेंस क्यों हो रहा है, इतनी बार केवाईसी क्यों करना पड़ रहा है मुझे जी। मैं अगर मेरी खुद की एफडी तोड़वाना चाहती हूँ, ऑनलाइन तोड़वाना चाहती हूँ, ऑफलाइन तोड़वाना चाहती हूँ, इसमें बैंक का क्या कनेक्शन है?
आई थिंक मेरे को लगता है कि ये कुछ सेफगार्ड्स बैंक की तरफ से अभी इनिशिएट हो रहे हैं। जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है 1930 पे, तो फ्रीज इमीडिएटली इसलिए लगा देते हैं क्योंकि पैसा निकल ना जाए। एसेट रिकवरी के लिए पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए कि पैसा एक बार मूव हो गया तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए फ्रीज इमीडिएटली लग जाता है। लेकिन कोई जब क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो उसको वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा वापस आ सकता है। तो फ्रीजिंग इमीडिएटली हो जाता है, लेकिन पैसा रिटर्न करने के लिए पूरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कंप्लीट होगी, तभी जाके पैसा वापस आएगा। ये जो हम म्यूल अकाउंट्स की बात करते हैं, हम जानते हैं बैंकिंग स्टाफ को पता होता है, जैसे पैटर्न्स होते हैं कि ये खाते में फॉर एग्जांपल किसी गरीब व्यक्ति के नाम का खाता खुला हुआ है, उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसे कुछ पैटर्न्स तो दिखते होंगे ना। क्या इन पैटर्न्स के हिसाब से बैंक एक्ट नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं करते? उनको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज भी होते हैं और वो उनको रिपोर्ट भी करते हैं। किसी अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जब तक कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनको ये नहीं कहती। तो ये अब ऐसी स्टेज पे जा चुका है ना कि जो प्रिवेंटिव प्रोविजंस लीगली भी होने चाहिए, जिसके ऊपर काम हो भी रहा है। आप लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड रुक सके बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से? पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो एफआईयू ने आइडेंटिफाई कर लिए और वो बैंक्स के साथ शेयर भी हुए हैं। बैंक्स को ट्रांजैक्शन मॉनिटर करने पड़ते हैं और जब वो मॉनिटर कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग जो एफआईयू ने इशू किए हैं वो उनकी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही है और उसमें से जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होते हैं वो एफआईयू को रिपोर्ट होते हैं। एफआईयू उनको एनालाइज करके वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पास ऑन कर देता है और उसके ऊपर फिर एक्शन हो जाती है। म्यूल अकाउंट्स तो एक एस्पेक्ट है, यू हैव इलीगल पेमेंट गेटवेज, इलीगल पेमेंट एग्रीगेटर्स, उनके अगेंस्ट कैसे सिस्टम काम करता है? पेमेंट एग्रीगेटर ये एंटिटीज जो होते हैं ये इसेंशियली एक टेक्नोलॉजी लेयर डेवलप करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है, वो कहीं पे बैठ के एक छोटे से सेटअप में बैठ के एक टेक्नोलॉजी स्टैक बना रही है जो एक पूल अकाउंट के ऊपर राइड कर रहा है। तो उसको बैठे बैठे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। किसी ने उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके जब तक वो हमें बताते नहीं है, या बैंक है या कोई और विक्टिम है जो जब तक हमें बताएगा नहीं तब तक हम डिटेक्ट उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है और हम इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, हम उनको रेगुलेटर्स को उनका इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं सो दैट रेगुलेटर्स कैन क्वेश्चन देम। कभी आपको भी फीलिंग होती है कि बहुत जल्दी बहुत लेवल पर बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाने जरूरी हैं? मुझे ये लगता है कि एक इकोसिस्टम लेवल पे कोऑर्डिनेशन काफ़ी फास्ट होना चाहिए और इकोसिस्टम लेवल पे एजिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स हैं वो ये जो फास्ट इनोवेशन चल रहा है और फास्टर पेमेंट्स चल रहे हैं इसका काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कोऑर्डिनेशन ये उतना आसान नहीं है, बिकॉज हमें लीगल प्रोविजंस चेंज करने पड़ते हैं, रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, पॉलिसीज चेंज करने पड़ते हैं, लूपहोल्स आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन देना पड़ता है। और कई सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पे एजेंसीज कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, डेटा शेयरिंग बढ़ रही है। जो आइसोलेटेड डेटा बेसिस एक ज़माने में मेंटेन हो रहे थे, डेटा शेयरिंग नहीं हो रही थी। अगर I4C को लगता है कि एक पर्सन जो है वो उसके बार बार मनी म्यूल अकाउंट्स ओपन कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आज कई सारे एजेंसीज को मिल रही है, बैंक्स को भी मिल रही है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो लेटेस्ट से लेबरर है जो किसी बैंक में आके ये कहता है कि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ और मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आपको उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है कि आप क्या ये बिज़नेस आप कब से रन कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी सालों से रन कर रहे हैं या 2 सालों से रन कर रहे हैं तो मुझे आप अपना टर्नओवर दिखाइए, टैक्स डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि कोई प्रूफ है कि आप सच में ये बिजनेस रन कर रहे हैं। बैंक्स को थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनको ये बताना पड़ेगा कि, और बता भी रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये आरबीआई की जो एडवाइजरी है वहाँ पे रिस्क बेस्ड अप्रोच की, अगर रिस्की प्रोडक्ट है तो आपकी जो केवाईसी टीम्स हैं जो केवाईसी कैरी आउट कर रही है उनको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट रिस्की है, ये हर किसी के लिए नहीं है, इसका गलत हाथों में पड़े तो इसका काफ़ी मिसयूज़ हो सकता है। ये हमारे साथ कहीं से इंटेलिजेंस शेयर हुआ था, ये टेलीग्राम चैनल के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो, तो जैसे ही हमें पता चला कि इन बैंक्स में ये प्रोडक्ट्स इन डिमांड है तो हमने उन बैंक्स को बुला लिया, हमने पूछा उनसे कि आप ये प्रोडक्ट हमें एक्सप्लेन कीजिए कि ये प्रोडक्ट करता क्या है। जैसे जैसे हमने उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सुना, उसका ऑपरेशन सुना, हमें
दिखने लग गया कि कैसे ये प्रोडक्ट मिसयूज हो सकता है। देन उसके बाद हमने सेंसिटाइजेशन शुरू किया, बैंक्स का ही सेंसिटाइजेशन शुरू किया, लेकिन हमने आरबीआई को भी बताया कि ये ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे ध्यान में आए हैं, हमारी नज़र में आए हैं, जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं और जिसके लेजिटिमेट यूज केसेस भी है। ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन बैंक्स को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप किसको अवेलेबल कर रहे हो। इवन सीबीआई ने भी बहुत जगह पे छापे मारे और वहाँ ये पाया कि बहुत सारे बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं जो डेटा लीक करते हैं कस्टमर्स का, जिनके माध्यम से साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। ये हो रहा है तो इसमें बैंक्स एक्शन भी लेते हैं, लेकिन एक्शन जनरली ये इंटरनल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा क्रिमिनल एंगल देने की ज़रूरत है। अगर कोई एम्प्लॉई आपका फ्रॉड में विटिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है तो शायद इसके ऊपर एफआईआर्स होने की जरूरत है और एग्जाम्पल सेट करने की बहुत जरूरत है। तो वसुजी, अपने अनुभव के आधार पर भी आप लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे? विक्टिम्स हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप विक्टिम्स शायद इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पा रहे। कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं किसी इन्वेस्टमेंट ऐप के लिए काम कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ या मैं किसी ऐसी एजेंसी के लिए काम कर रही हूँ जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो आपको शायद प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए कि क्या सच में ये बंदा वही है जो ये क्लेम कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं ऐसे अकाउंट होल्डर्स को कहूँगी कि शायद जो टेम्प्ट हो रहे हैं अकाउंट सेल करने के लिए, अकाउंट रेंट कराने के लिए, मैं उनसे कहूँगी कोई आपको 30,000, 20,000, 15,000 अकाउंट के लिए क्यों देना चाह रहा है? क्लियरली उसका मिसयूज हो रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि मैंने कोई चीज़ घर में थी वो बेच दी। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ये हथियार की तरह यूज हो रहा है आपके कंट्री के अगेंस्ट। आपने तो सिर्फ अपना खाता दिया था, लेकिन उसकी वजह से किसी की जिंदगी चली गई है, किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाती है और बहुत गंभीर मामले सुनने को आते हैं। इसलिए शायद आपने सही कहा है कि जिम्मेदारी के साथ जब आप पैसे को हैंडल करते हो, चाहे किसी को देते हो, तो भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपने खाते को लेकर भी जिम्मेदार रहें। बिल्कुल। मसूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन तमाम बातों को सुनने के बाद आंख और कान खुले रखेंगे, ताकि जब कभी आप भी कहीं कुछ गलत होता देखें तो जरूर रिपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और कार्यक्रम में अब बात रेड अलर्ट की। खबर आ रही है कि 250 करोड़ जीमेल यूजर्स का डेटा हैक हो गया है। इसको लेकर लोग घबरा भी रहे हैं। असल में हुआ ये कि जून 2025 में हैकर ग्रुप शाइनी हंटर्स ने एक गूगल कर्मचारी को सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से फंसाकर सेल्सफोर्स डेटाबेस तक पहुंच बना ली। इस लीक में 250 करोड़ जीमेल अकाउंट से जुड़े बिजनेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स उजागर हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पासवर्ड्स या मेल की कोई भी निजी जानकारी चोरी नहीं हुई है। लेकिन इससे खतरा यह है कि इससे स्कैम और फिशिंग बढ़ सकती है। फिशिंग ईमेल्स, फर्जी कॉल्स भी बढ़ेंगी। गूगल कर्मचारी बनकर आपको पासवर्ड या ओटीपी या सिक्योरिटी रीसेट की जानकारी मांगने वाली ईमेल्स या मैसेजेस या कॉल्स आ सकती हैं, तो उसके लिए कदम ये उठाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन कर लें, पासवर्ड्स को तुरंत अपडेट करें। गूगल सिक्योरिटी चेकअप यानी आपके अकाउंट और डिवाइस और ऐप एक्सेस चेक करने के लिए भी आप इस सेटअप को जरूर चेक कर लें। अनजान कॉल्स या मैसेजेस को पूरी तरह से इग्नोर करें, खासकर जो खुद को गूगल की ओर से बताए। फिशिंग लिंक या अटैचमेंट्स पर क्लिक ना करें, और ये तो आप नियम ही बना लें। ये कार्यक्रम है आपके लिए। इसमें दी गई हर जानकारी आपको साइबर फ्रॉड के खतरों से बचा सकती है, तो इसे और लोगों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि अगर हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो ही तो देश भी इन साइबर अपराधियों से सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपया इन्हीं साइबर फ्रॉड्स के माध्यम से देश से बाहर भी जा रहा है। आप रहें जागरूक, क्योंकि रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।